नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश ठाकुर है और आप देख रहे हैं माइक्रो पॉइंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो बेसिकली मैंने कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे वीडियो की सीरीज़ बनाई है। इस वीडियो की सीरीज़ में आप देख सकते हैं कैन के बेसिक्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट और उसका एक्सप्लेनेशन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन। उस वीडियो की सीरीज़ का पहला वीडियो है ये। सो इसमें हम देखेंगे कैन क्या होता है, कैन की हिस्ट्री देखेंगे, कैन को क्यों डेवलप किया गया था, फिर कैन के पहले व्हीकल्स में कार्स के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता था, कैन के आने के बाद उसमें कम्युनिकेशन कैसे होते हैं और एप्लीकेशंस। सो कैन क्या होता है, कैन क्या होता है उससे जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो कैन बेसिकली डेवलप किया गया था कार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्यूशन मिला, जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे वैसे ही वो क्लियर होते जाएगा। बट यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में एनालिसिस, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ECU जो है, ECU मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। बहुत सारे ECU यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट मतलब क्या, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर होता है और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग्स होती है। सो बेसिकली वो प्रोग्रामिंग्स क्या करता है, कुछ डेडिकेटेड फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ए डोर के सामने एक ECU है। मतलब क्या, ये ECU क्या करेगा, डोर को लॉक करेगा, अनलॉक करने का काम करेगा। वैसे ही यहाँ पे जो ECU है वो ये लाइट को ऑन करेगा, ऑफ करने का काम करेगा। वैसे यहाँ पे ECU है, यहाँ पे एक पावर स्टीयरिंग का ECU हो सकता है, यहाँ पे ABS का ECU हो सकता है। ECU को हम लोग नोड भी बोलते हैं। वैसे ही नोड या ECU कार के अंदर भी हो सकता है। सो कार के अंदर एक ECU होता है, उसको हम लोग डिस्प्ले बोलते हैं। डिस्प्ले पे सारे के सारे पैरामीटर या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो ड्राइवर जो चलाता है यहाँ पे कार को, सो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देखना है या कुछ उसको पैरामीटर किसी ECU का देखना है तो वो सीधा वो डिस्प्ले ECU पे देख सकता है। सो सपोज एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि ये डिस्प्ले ECU चाहता है कि ये जो डोर का ECU है उसके साथ बात करने के लिए, या फिर जो लाइट का ECU है उसके साथ बात करने के लिए। सो बात कैसे करेगा, वो चाहता है कि डोर लॉक है या अनलॉक है वो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाए, या फिर जो लाइट ऑन है या ऑफ है उसका इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो जाए। सो वो होता कैसे, उसके लिए कैन को पिक्चर में लाया गया। सो उस टाइम पे कैन यूज़फुल होता है। सो कैन क्या है, सो बेसिकली कैन कंट्रोलर एरिया नेटवर्क है। कैन बस है एक। सो एक बस है, एक माध्यम है, एक मीडियम है, ओके, या फिर एक रूट है। उस रूट का, उस मीडियम का यूज़ करके ये जो ECUs है वो डिस्प्ले ECU के साथ बात कर सकता है। जो लाइट ECU है वो डिस्प्ले ECU के साथ बात कर सकता है, या जो ABS ECU है या स्टीयरिंग ECU है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो इसमें होस्ट कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर किसी वॉलंटियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप एक दूसरे से बात कर सकते हो कैन बस के थ्रू। ओके, सो बेस कैन क्या है, कैन बस है और बस का यूज़ करके ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट है वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। कैन क्या है, कैन इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मतलब क्या, वो क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब दो टाइप्स के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो क्लॉक से सिंक्रोनाइज होता है।
और जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता है। तो क्लॉक के जो सिंक्रोनाइज होता है मतलब क्या, जो जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होगा तो क्लॉक को रेफरेंस पकड़ता है। तो जब भी कोई एज हाई टू लो होता है क्लॉक का, वो टाइम पे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होता है, या फिर लो टू हाई होगा वो टाइम पे कम्युनिकेशन स्टॉप करना होता है। तो बेसिकली जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ पे क्लॉक एज अ रेफरेंस लिया जाता है। सो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। ओके, सिंपल टर्म में अगर आप देखना चाहे, एग्जांपल लेना चाहे तो हम कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ स्कूल या कॉलेज जाते हैं। तो ऑफिस में कुछ मीटिंग्स होते हैं, तो मीटिंग टाइम के साथ सिंक्रोनाइज होता है कि ये टाइम पे मीटिंग होने वाला है। या फिर आप स्कूल या कॉलेजेस में, तो आप क्या करते हैं, 10 o'clock को स्कूल में आपको कैसे भी एंट्री मारना होता है, तो टाइम के साथ सिंक्रोनाइज है, आप टाइम के साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ता है। वैसे ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और टाइम के साथ सिंक्रोनाइज होता है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में टाइम का कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे टाइम का कुछ लेना देना नहीं होता है। सो उसके अंदर कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं, वो बॉर्ड रेट पे होते हैं। वो जैसे वीडियो आगे जाएंगे वैसे ही वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। बट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है कैन बस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या होता है कि ये जितने भी इश्यूज यहाँ पे कैन बस से कनेक्टेड होंगे वो कभी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है। ओके, कैन मल्टी मास्टर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मल्टी मास्टर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल समझने के लिए हमें सबसे पहले एक मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को समझना जरूरी है। मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, स्लेव कभी भी कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करता है, मास्टर कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है। और जब मास्टर कम्युनिकेशन इनिशिएट कर देता है उसके बाद से स्लेव और मास्टर के बीच में डेटा का एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। बट मल्टी मास्टर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि यहाँ पे सारे के सारे मास्टर हो सकते हैं। यहाँ पे जितने कैन बस के साथ कनेक्टेड सबके सब मास्टर है और सबके सब डेटा, सबके सब कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को किसी दूसरे इश्यूज की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए तो मैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करूँगा, अदरवाइज मैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करूँगा। किसी की किसी के भी कम्युनिकेशन पे डिपेंड नहीं करना होता है। तो होता है मल्टी मास्टर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मैं इस कैन बस को मैं एक एनालॉजी दूंगा, एक एग्जांपल लूंगा, जो ह्यूमन, जो मनुष्य का जो बॉडी है उसके साथ में उसका एग्जांपल कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा ताकि वो अच्छे से समझ में आए कैन बस व्हीकल्स के अंदर क्या इम्पोर्टेंट रखता है और उसको समझने के लिए हम एक कैसे समझ सकते हैं। सो बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, चाहे आप उसको हाथ बोलो या फिर पैर बोलो या कोई भी पार्ट्स, या फिर कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जैसे लिख सकते हैं या फिर हम बैठे या फिर हम कुछ वजन उठा रहे हैं। सो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए माइंड क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है। जो सिग्नल सेंड करता है, तो माइंड जब सिग्नल सेंड करता है, दिमाग जब सिग्नल सेंड करता है तो वो किसी मीडियम के थ्रू सिग्नल सेंड करता है। उस मीडियम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं या कोई वजन उठा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो माइंड क्या करता है, उस चीज़ को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से माइंड उस चीज़ को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के लिए उसको सिग्नल सेंड करने पड़ते होंगे, उसको डेटा सेंड करना पड़ता होगा कि भाई ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। तो जब वो चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, उसका कुछ ना कुछ सिग्नल्स होगा। वो सिग्नल्स जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करके जाता है। मुझे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स हमें मिलते हैं और हमें एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे उसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, एक माध्यम है, उस माध्यम का यूज़ करके हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। उसी तरह से
कैन के अंदर जो व्हीकल्स है, वो व्हीकल के अंदर जो कैन बस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस व्हीकल का, उस कार का। ओके, सो मैं यहाँ पे बार बार कार का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि बेसिकली कैन बस जो डेवलप हुआ था कार के लिए ही डेवलप हुआ था, और इसको इम्प्लीमेंट भी एक कार के अंदर ही किया गया था फर्स्ट टाइम। सो एक कैन बस से इसके साथ ECUs कनेक्टेड है। यहाँ पे एक एसी की कंट्रोल, एक एसी के फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए एक ECUs यहाँ पे कनेक्टेड है, वो HVAC। वैसे BCM के फंक्शनैलिटी कंट्रोल करने के यहाँ पे ECU है। जैसे एयरबैग, एयरबैग क्या होता है, एक्सीडेंट जब होता है वो टाइम पे एयरबैग डिप्लॉय होता है ताकि मेजर कुछ प्रॉब्लम ना हो बॉडी के अंदर, उसके वजह से एयरबैग डिप्लॉय होता है। तो उसके फंक्शनलिटी को कंट्रोल करने के लिए एक ECUs होता है, डेडिकेटेड ECUs। वैसे ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, उसके फंक्शनलिटी को कंट्रोल करने के लिए या फिर फंक्शनलिटी को मैनेज करने के लिए एक ECUs होता है, वो भी यहाँ पे कनेक्टेड होता है। सो ये जो ECUs, ये जो बस है, उस बस पर सारे ECUs कनेक्टेड होते हैं। ओके, और ये ECUs क्या वो करते हैं, ये बस को एक्सेस करते हैं वन बाय वन। एट ए टाइम सारे ECUs कभी भी बस को एक्सेस नहीं कर सकते। वो आगे वीडियो में देखेंगे कि बस को कैसे एक्सेस करना है और कैसे कम्युनिकेशन होता है। बट अभी हिस्ट्री पे जाएंगे। हिस्ट्री पे क्या है कि रॉबर्ट बस ने कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप किया, और उसने कैन 2.0 पब्लिश किया 1991 में, जो स्टैंडर्डाइज हुआ। बट 2.0 के पब्लिश्ड होने से पहले कैन के बहुत सारे वर्जन्स निकल चुके थे, बट 2.1 को स्टैंडर्ड माना गया और इसको पब्लिश किया गया और इसको ही यूज़ किया जाता है। और 2.0 के भी दो वर्जन है, एक 11 बिट आइडेंटिफायर वाला वर्जन है, एक 29 बिट आइडेंटिफायर वाला वर्जन है। सो जो कैन 2.0 ए है वो 11 बिट आइडेंटिफायर है, और जो कैन 2.0 बी है वो 29 बिट आइडेंटिफायर है। सो 11 बिट आइडेंटिफायर और 29 बिट आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि 2:11 मैसेजेस हो सकते हैं, डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं एक कैन बस के ऊपर। वैसे ही 2:29 डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं कैन बस के ऊपर। अब हम देखेंगे कि कैन के अंदर इस ऐसी क्या खूबियाँ थी वो कैन को इम्प्लीमेंट किया गया, डेवलप किया गया, और ऐसे क्या खूबियाँ थी, क्या इम्पोर्टेंस थे कि जिसकी वजह से कैन आज हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है। ओके, सो देखते हैं। सो सबसे पहला जो कैन है ना, कैन एक्सट्रीमली रोबस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। रोबस्ट को आसान भाषा में समझना है तो आप पावरफुल समझ सकते हैं, नॉइज फ्री समझ सकते हैं। ओके, कैन इज अ मैसेज बेस्ड प्रोटोकॉल, नॉट एड्रेस बेस्ड प्रोटोकॉल। किसी एड्रेसिंग की जरूरत नहीं, कोई एक किसी दूसरे इश्यू से बात करना चाहता है तो दोनों इश्यूज का एड्रेस पता होना जरूरी नहीं है। वो सीधा क्या करेंगे, एक इश्यू अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा, दूसरे इश्यूज के ऊपर है कि उस मैसेज को लेना चाहे तो ले, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दे, उसको इग्नोर कर दे मैसेज को। ओके, अगर एक बस के ऊपर बहुत सारे इश्यूज कनेक्टेड है तो उस मैसेज को एक या बहुत सारे इश्यूज भी ले भी सकते हैं। तो वही बोलता जो रिसीविंग इश्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस मैसेज को वो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको इग्नोर करेगा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंस है। वापस कैन बस के अंदर क्या है, अगर एक इश्यूज ने, एक नोड ने मैसेज ट्रांसफ़र किया किसी दूसरे नोड के लिए, बट उस नोड के अलावा कोई तीसरा नोड को कुछ एरर डिटेक्ट हो गया, तो वो नोड क्या करेगा, मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर क्या करेगा, एरर फ्रेम सेंड करेगा और वो मैसेज को रीट्रांसमिट करने के लिए बोलेगा। ठीक है,
दूसरा क्या प्रॉब्लम था, कैन बिफोर कैन था और कैन में क्या प्रॉब्लम थे वो मैं बता रहा हूँ कि कैन को डेवलप किया गया। और कैन से पहले का सिचुएशन क्या था, कार में कैन आने से पहले वायरिंग्स कैसे होते थे और सारी कम्युनिकेशंस कैसे होते थे। सो कैन आने से पहले क्या था कि सपोज डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से कि भाई तुम्हारा काम परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। वैसे ही एयर कंडीशनर का टेम्परेचर चेक करना है कि भाई टेम्परेचर बताओ कितना, कार के अंदर का टेम्परेचर कितना है। वैसे ही एयर बैग, अभी एयर बैग हमेशा काम नहीं आता है, एयर बैग जब एक्सीडेंट होता है वो टाइम पे डिप्लॉय होता है, बट एयर का कंडीशन, एयर का हेल्थ, एयर बैग का हेल्थ बराबर है कि नहीं। ऐसा ना हो कि जब कुछ अर्जेंसी या कुछ एक्सीडेंट हो और वो टाइम पे एयर बैग डिप्लॉय ही ना हो, वो टाइम पे एयर बैग खुले ही ना। इसके वजह से डैशबोर्ड क्या बोलता है कि भाई मुझे हमेशा अपना हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे हमेशा सेंड करते रहो कि तुम सही से हो, जब तुम्हारी ज़रूरत आएगी तो भाई आप वो टाइम पे डिप्लॉय हो जाना, आप वो टाइम पे खुल जाना। ऐसा ना हो कि वो टाइम पे आप खोलो ही मत। इसलिए इसका हेल्थ हमेशा चेकअप करने के लिए डैशबोर्ड उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे ही और सारे इश्यूज़ क्या चाहिए, डैशबोर्ड से कनेक्टेड है, मतलब उसके सारे इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड को चाहिए। सो आप देख सकते हैं कितने सारे पोर्ट्स और कितने सारे वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। ए सीरीज के साथ इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते तो उसके लिए अलग से वायर है। और ये वायर्स जो है वो हाई ग्रेड के वायर्स होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं और हैवी भी होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 इश्यूज है, टोटल 11 इश्यू है। 11 इश्यू में इतने सारे वायरिंग्स, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिख रहा है, इतना हार्ड दिख रहा है सिस्टम। आज के मॉडर्न ज़माने में कम से कम 100 से ज़्यादा इश्यू होते हैं एक कार के अंदर। तो उसके अंदर का ऐसी वायरिंग होगी तो उसका सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसका सिस्टम कितना बल्कि हो जाएगा। वायरिंग का टेक केयर तो करना ही पड़ेगा, वो कॉस्टली भी हो जाएगा और वो फिजिबल नहीं है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया रॉबर्ट बॉश वाले ने और उसका सॉल्यूशन निकाला। उसका सॉल्यूशन क्या था कि उन्होंने सिंपल क्या किया कि 2 वायर पे कैन बस का इंट्रोड्यूस किया। क्या किया कि सारे जितने भी इश्यूज ऐसे रहने वाले हैं उसके नीचे कैन का ट्रांस रिसीवर और कैन कंट्रोलर कनेक्ट कर दिया। हर एक इश्यूज के नीचे क्या किया, कैन कंट्रोलर और कैन ट्रांस रिसीवर अटैच कर दिया। और एक क्या करेगा, ये जो भी मैसेजेस आएगा उसको एनकोड और डिकोड करेगा और जो भी सिग्नल्स है फिजिकल लेयर पे उसको टेक केयर करेगा, उसका ध्यान रखेगा। ठीक है। बेसिकली जो कैन है, ये जो बस है इसमें बस 2 वायर्स होते हैं, कैन लो होता है और एक कैन हाई होता है। आगे के वीडियो में और अच्छे से उसको समझेंगे हम लोग, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन है तो इसलिए मैं बस हाई लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 वायर्स होते हैं, एक कैन लो एंड कैन हाई। यहाँ पे भी 2 वायर्स होंगे, कैन लो एंड कैन हाई। इस सिस्टम को इसने कितना आसान कर दिया, आप देख सकते हैं सिस्टम को कितना आसान हो गया। बस 2 वायर पे आपका पूरा का पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। ये कितना सिंपल हो गया, मतलब ये सिस्टम कितना सिंपल है और ये सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है आप देख सकते हैं। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे की पूरी वायरिंग से पूरा डिस्ट्रीब्यूट है और ये जो सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड है। ये सेंट्रलाइज्ड है और सिंपल और लो कॉस्ट भी है। ठीक है, और एक्सट्रीमली रोबस्ट मतलब मैंने जैसे कि बताया, सिंपल भाषा में उसको समझना है तो बहुत ही पावरफुल। इस पर नॉइज़ का कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर जो सिग्नल्स होता है वो डिफरेंशियल सिग्नल यूज होता है और डिफरेंशियल सिग्नल्स में नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा होता है और एफिशिएंट भी बहुत है।
अगर ओवरऑल आप देखना चाहते हो तो ऐसा कुछ सिस्टम आपका कार दिखता है। वीडियो कैमरा का एक अलग से एसी होगा, जीपीएस के लिए अलग से एसी होगा, यहाँ पे एबीएस है उसके लिए अलग से एसी होगा, इग्निशन के लिए अलग से एसी होगा। तो बहुत सारे एसी होते हैं एक कार के अंदर। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये होता है आपके कार के अंदर। ये स्पीडोमीटर भी बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बोलते हैं। ये स्पीड दिखाता है। ये आजकल तो सब डिजिटल हो गया, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट ये डिजिटल डिस्प्ले होता है आजकल। फिर अभी जो कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हम लोग इतना वाइडली कौन से एरिया में यूज़ करते हैं? ओके, सो मोस्टली आजकल हर एक फील्ड में कैन प्रोटोकॉल यूज होता है, हर एक एरिया में कैन प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। इसके इतने अच्छे फीचर्स है, इतने अच्छे पावरफुल और इतने एफिशिएंट फीचर्स है, जिसकी वजह से इसको हर एरिया, हर एक इंडस्ट्री ने इसको एडॉप्ट किया। ओके, सो सबसे पहले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, तो डेफिनेटली उसके अंदर होता है ये ऑन रोड व्हीकल्स जो होते हैं, कार्स होते हैं या फिर दूसरे व्हीकल, टू व्हीलर में भी आजकल कैन होता है। बट जो ऑफ ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, उसके अंदर भी कैन होता है। सो ऑटोमोटिव एरिया में कैन यूज होता ही है। मेडिकल में भी कैन यूज होता है। मेडिकल में देखेंगे तो जो ईसीजी होता है या फिर ईईजी होता है या फिर जो ऑपरेशन थिएटर होता है, उसके अंदर कैन का बहुत ही वाइटल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। जितने भी मशीनरीज है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली सिंक के साथ काम करे, सो वो उसके लिए भी कैन का इम्पोर्टेंट है। फिर आप डिफेंस में आप देख सकते हैं, डिफेंस में जो टैंक होता है, टैंक में भी एक कैन प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। वैसे ही आप इंडस्ट्रियल जो ऑटोमोशन इंडस्ट्री होती है आजकल, जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे यूज होते हैं, ऑटोमेटिक सारे काम्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आजकल कैन प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। फिर जो एरोस्पेस में कैसा होता है, एरोस्पेस में आप देखेंगे तो जो ये इंजन होते हैं, इंजन के अंदर बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे होंगे, तो वो इश्यू एक दूसरे के साथ, वो नोड एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करे, उस वहाँ पे भी एक कैन प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। वैसे ही मरीन में भी कैन कैन यूज़ किया जाता है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।